गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है और हम आज बताने वाले हैं आपको माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से जो ब्लूप्रिंट आया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम कराएंगे। जैसा आप जानते हैं कि जो परीक्षा है उसमें 30% जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित ही हमने ये लेकर आए हुए हैं। और यह जो हमने आज लेकर आए हैं यह है अध्याय 1 लेखांकन से परिचय से संबंधित। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, तो आप देखते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर करें। और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, नगद बट्टा देय होता है। आपको यहाँ पे बताना है कि नगद बट्टा कब दिया जाता है। उधार क्रय के समय दिया जाता है, उधार विक्रय के समय, नगद भुगतान के समय या किसी भी समय। आपको बताना है जो नगद बट्टा होता है ये कब दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर होगा नगद भुगतान के समय नगद बट्टा दिया जाता है। बट्टा दो प्रकार का होता है, आप जानते हैं। एक होता है व्यापारिक बट्टा और दूसरा होता है नगद बट्टा। तो यहाँ जो व्यापारिक बट्टा होता है वो व्यापारिक बट्टा सभी को दिया जाता है, लेकिन जो नगद बट्टा है ये भुगतान के समय में जब नगद भुगतान होता है उस समय नगद बट्टा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि व्यापारी द्वारा अपने ग्राहक को छूट देना कहलाता है। जो छूट दी जाती है उस छूट को हम क्या कहते हैं। जब व्यापारी अपने ग्राहक को छूट देता है तो उस छूट को हम क्या कहते हैं। तो उस छूट को हम बट्टा के नाम से जानते हैं, जिसे अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं। अंग्रेजी भी यहाँ पे आप याद रखते जाएंगे जिससे आपको इसके भिन्न भिन्न नाम जो होते हैं वो याद रखने में सुविधा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा जाता है उसे कहते हैं। जब हम उधार माल बेचते हैं तो उधार माल बेचने के कारण उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं। लेनदार कहते हैं, देनदार कहते हैं, उत्पादक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं कहते हैं। तो लेनदार या देनदार या उत्पादक। सबसे पहले तो लेनदार अर्थात जो व्यक्ति हमसे लेगा वह लेनदार कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जिस व्यक्ति को उधार माल हमने बेचा है अर्थात उन्होंने माल हमसे ले गया है और इस माल के बदले में हमको रोकड़ देगा, इसीलिए वह देनदार है हमारा और हम उसे देनदार कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित लेखांकन सूचना की गुणवत्ता की निर्धारक तत्व नहीं है। आपको जवाब देना है निर्धारण कौन से तत्व यहाँ नहीं करते हैं। तो लेखांकन की सूचना की गुणवत्ता के लिए विश्वसनीयता बहुत जरूरी होती है, संबद्धता जरूरी होती है, बोधगम्यता भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं, इसलिए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सरलता। और लेखांकन सूचना की गुणवत्ता के लिए सरलता निर्धारक तत्व नहीं है। अगला जवाब आपको देना है कि लेखांकन की शाखाएं हैं वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन। और यहाँ पर एक और ऑप्शन होना था डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन जो होता वो सभी यहाँ पे लिखा होना था जो नहीं है। तो आपको सुधार कर लेना है, क्योंकि हम इसके इंग्लिश वर्जन पर जाकर देखते हैं। डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव उपरोक्त सभी लिखा है, अर्थात हमारा यह ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लेखांकन की जो शाखाएं होती है वो वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है, प्रबंधकीय लेखांकन, ये सभी लेखांकन की शाखाएं होती है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो प्रिंट नहीं हुआ है लेकिन इंग्लिश में यहाँ पे प्रिंट है। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन, लेखांकन का व्यापारियों के लिए लाभ है। हमको बताना है कि व्यापारियों के लिए क्या लाभ है। कर निर्धारण में लाभ है, बिल्कुल सही है। आर्थिक स्थिति के लिए बिल्कुल सही है। देश के विकास में यह भी सही है। मूल्य नियंत्रण करने में यह भी सही है। तो लेखांकन का व्यापारियों के लिए लाभ होता है, बिल्कुल सही सही चारों ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन इसमें हमें अब देखना है कि सबसे मजबूत यहाँ पे जो उत्तर कौन सा होगा। कर निर्धारण तो सही है, देश के विकास में भी सही है, मूल्य नियंत्रण में भी सही है, लेकिन यहाँ पे व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है आर्थिक स्थिति के लिए, क्योंकि यहाँ से आर्थिक स्थिति का उन्हें पता चल
चलता है, इसलिए हर एक व्यापारी जो होता है वो लेखांकन का प्रयोग करता है। तो लेखांकन का व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा फायदा होता है, उनकी स्थिति या मजबूती, इकोनॉमी स्टेबिलिटी का यहाँ से पता चलता है, इसलिए वो लेखांकन करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को क्या कहते हैं? लेखाकर्म कहते हैं, पुस्तपालन कहते हैं, खातावही कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को पुस्तपालन के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में बुक कीपिंग कहा जाता है। यह भी आपको जानकारी है, आप जानते हैं कि हम उसे बुक कीपिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आएगा। व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करना, वर्गीकृत करना एवं सारांश तैयार करने को हम क्या कहते हैं? तो जो हम संग्रहण करते हैं परिणामों का और वर्गीकृत करते हैं, सारांश तैयार करते हैं, उसे लेखाकर्म के नाम से जाना जाता है। यह लेखाकर्म कहते हैं हम। अगला क्वेश्चन, व्यापारी द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य, यह बीच में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, उद्देश्य से लगाया गया धन, माल या संपत्ति को क्या कहते हैं? तो हर एक बच्चे को मालूम है यह, तो उसे हम पूंजी कहते हैं। व्यापारी द्वारा जो धन कमाने के लिए लगाया गया धन, माल या संपत्ति जो है वह पूंजी कहलाती है, इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ऐसा व्यक्ति, फर्म या संस्था, व्यक्ति, फर्म या संस्था जो माल या सेवाओं का मूल्य नकद नहीं देता है, उसे हम व्यापार में क्या कहते हैं? तो ऐसा व्यक्ति जो नगद नहीं देता है, अर्थात हमने बेचा उसे माल और वह नगद नहीं देता, तो ऐसे व्यक्ति को हम देनदार और भी कहें तो इसे अधमर्ण के नाम से भी जाना जाता है। यह ऋणी के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में डेटर्स कहलाता है यह। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्यापारी द्वारा अपने निजी खर्च के लिए निकाली गई रकम, व्यापारी जो है इन्होंने निजी खर्च के लिए रकम जो निकाल ली उसे क्या कहेंगे? पूंजी कहेंगे, आहरण कहेंगे, व्यय कहेंगे या हानि कहेंगे? तो व्यापारी द्वारा निजी खर्च के लिए निकाली गई जो रकम होती है, उस रकम को हम आहरण के नाम से जानते हैं, ड्राइंग कहते हैं। कैश विड्रा बाय प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस ऑफ पर्सनल यूज। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार किसने किया? आपको बताना है। तो पुस्तपालन की दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार लुकास पेसियोली ने किया था। यह इटली के निवासी थे और इन्होंने अपनी पुस्तक दी कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक में यह लेख सबसे पहले 1494 में लिखा था। तो दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार भी लुकास पेसियोली ने किया था, यह पादरी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13, लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करती कौन नहीं है? अर्थात लेखांकन सूचनाओं का उपयोग कौन नहीं करती है या कौन नहीं करता है, यहाँ पे आपको जवाब देना है। तो लेखांकन जो सूचना होती है इनका उपयोग स्वामी अर्थात व्यापार का मालिक भी करता है, प्रबंधक भी करता है, जो निवेशक है अर्थात धन जो लगाता है व्यापार में या फिर निवेश करता है उन्हें हम निवेशक कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करता है। लेकिन जो अवयस्क व्यक्ति होता है, व्यापार का अवयस्क जो होता है, इसे इसकी सूचनाओं की जानकारी नहीं होती है या वह रखना नहीं चाहता, उपयोग भी नहीं करता, इसलिए सही जवाब हो जाएगा अवयस्क। अवयस्क अर्थात ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम उम्र का है उसे हम अवयस्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, लेखांकन है, कला है, विज्ञान है, कला एवं विज्ञान दोनों है। तो जो लेखांकन है वह कला एवं विज्ञान दोनों है, बिल्कुल सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 15, मापने की सामान्य इकाई एवं प्रतिवेदन का साधारण प्रारूप प्रोत्साहित है। आपको बताना है कि मापने की सामान्य इकाई और प्रतिवेदन का जो साधारण प्रारूप है वो प्रोत्साहित है।
तो यह जो जवाब हो जाएगा उसे हम तुलनीयता कहेंगे, तुलनीयता कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन, लेखों में खालिस्तान व्यवहारों का लेखा किया जाता है। लेखों में खालिस्तान व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो लेखों में वित्तीय व्यवहारों का लेखा किया जाता है, जिसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे हम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, प्रलेख जिनके द्वारा पुस्तकों में लेखा किया जाता है, अर्थात प्रपत्र है जिनके द्वारा पुस्तकों में लेखे किए जाते हैं। तो ऐसे कौन से प्रलेख हैं, कौन से पत्र हैं जिनके माध्यम से हम पुस्तकों में लेखा करते हैं, उनकी सहायता से लेखा करते हैं, तो उन्हें हम प्रमाणक या फिर इंग्लिश में जिसे हम वाउचर कहते हैं, इनकी सहायता से हम पंजी प्रविष्टि जर्नल एंट्रीज करते हैं और इनके माध्यम से पूरी पुस्तकें, खाता वही और फाइनल अकाउंट तक तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है। आपको बताना है कि लेखांकन सिद्धांतों का क्या महत्व है। निवेशकों के लिए है, लेखापालों के लिए है, अंकेक्षकों के लिए है, उपयुक्त सभी के लिए है। तो जो लेखांकन सिद्धांत होते हैं तो निवेशक के लिए भी जरूरी है, लेखापालकों के लिए भी सिद्धांतों की आवश्यकता होती है, अंकेक्षक अर्थात जो ऑडिटर होते हैं उनके लिए भी जरूरी है। इसलिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी के लिए यह जरूरी होता है। तो ऑप्शन 18 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन 19वां, निम्न में से किसे लेखा वहियों में नहीं लिखा जाएगा। आपको बताना है, माल का विक्रय, वेतन का भुगतान, स्टॉक की गुणवत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लेखा वही होती है अर्थात खाता वही है, इसमें माल का विक्रय का लेखा हम करेंगे, वेतन का भुगतान किए हमने तो करेंगे, स्टॉक की गुणवत्ता जो है इसका हम लेखा नहीं कर सकते, क्योंकि हम मौद्रिक व्यवहारों का ही लेखों में मेंशन करते हैं, लिखे जाते हैं, उन्हीं को हम लिख सकते हैं जो मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। स्टॉक की गुणवत्ता को मुद्रा में व्यक्त नहीं किए जाते, इसलिए लेखा वही में इसका लेखा नहीं होगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा स्टॉक की गुणवत्ता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण है। तो लेखांकन जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया का अंतिम चरण फाइनल अकाउंट होने के बाद में उसका एनालिसिस किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वित्तीय सूचनाओं का विश्लेषण एवं व्याख्या करना यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि जो वित्तीय सूचना है हमारी, उन वित्तीय सूचना का हम विश्लेषण करेंगे और उससे हम व्याख्या करेंगे कि हमारे व्यापार का रिजल्ट जो कम ज़्यादा हुआ वो क्यों हुआ, कहाँ हानि हुई, कहाँ फायदा हुआ, इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा और यह लेखांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण कहलाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 21वां कि निम्न में से कौन लेखांकन की शाखा है। तो यहाँ पे देखिए लेखांकन की जो शाखा है वह वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है और प्रबंधकीय लेखांकन भी है, इसलिए उपयुक्त सभी जो है यह लेखांकन की शाखाएं मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय लेखांकन का आधारभूत कार्य है। आपको बताना है कि वित्तीय लेखांकन का आधारभूत कार्य है सभी व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करना, वित्तीय आंकड़ों की पहचान करना, प्रबंधन को सहयोग देना, इनमें से कोई नहीं। और सही जवाब हो जाएगा सभी व्यावसायिक व्यवहारों का लेखा करना, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, वित्तीय लेखांकन का आधारभूत कार्य है। 23वां क्वेश्चन, लेखांकन की भाषा है, मुद्रा है, लेन देन है, व्यापार, ये इनमें से कोई नहीं। और अक्सर करके यह क्वेश्चन पूछा जाता है कक्षा 11वीं में कि लेखांकन की भाषा है, तो व्यवसाय या व्यापार जो रहेगा यह लेखांकन की भाषा है, पुस्तक के फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है। अगला देखते हैं 24वां क्वेश्चन की पुस्तपालन एवं लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो हमने बताया था आपको कि प्रथम पुस्तक 1494 में प्रकाशित हुई थी। प्रथम पुस्तक द कंप्यूटिस एट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक थी, जिसे इटली के वेनिस नगर निवासी लुकास पेशियोली द्वारा प्रकाशित की गई थी।
देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे व्यापार की भाषा कहा जा सकता है? तो व्यापार की भाषा अर्थशास्त्र को, सांख्यिकी को, लेखांकन को, अंग्रेजी को व्यापार की भाषा जो है वह लेखांकन है। यह हमने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अकाउंटिंग जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, लेखांकन में लेखे किए जाते हैं वस्तु मात्रक में, मुद्रा मात्रक में, उत्पादन मात्रक में, इनमें से कोई नहीं। तो लेखांकन में लेखे किए जाते हैं मुद्रा मात्रक में, अर्थात जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं उन्हीं का लेखा यहाँ पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन नहीं है? निवेशक, ऋणदाता, स्वामी या अवयस्क? और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे उपयोगकर्ता। जो अवयस्क व्यक्ति होगा वह उपयोगकर्ता नहीं रहेगा। निवेशक उपयोगकर्ता रहेगा, ऋणदाता भी रहेगा, स्वामी भी रहेगा, लेकिन अवयस्क व्यक्ति को इससे कोई जरूरत नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखिए, लेखांकन के प्रत्यक्ष लाभ है जिनमें शामिल नहीं है? वित्तीय विवरण का निर्माण, तुलनात्मक लाभ, लाभ हानि का निर्धारण, संबद्ध समूहों को सूचना देना। और सही जवाब हो जाएगा संबद्ध समूहों को सूचना देना इसका लाभ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं में शामिल है अंशधारीगण, सरकार, लेनदार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर अंशधारीगण, सरकार, लेनदार अर्थात उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि उपयोगकर्ता सभी होते हैं ये। और अंतिम क्वेश्चन है, प्रबंध लेखांकन क्या है? एक लिपिकी कार्य है, भविष्य के लिए लेखांकन है, लेन देन से संबंधित प्रबंध की एक अभिलेख तकनीक है, या व्यवसाय की पूर्व क्रियाओं का विश्लेषण है। और सही जवाब हो जाएगा लेन देन से संबंधित प्रबंध की एक लेखांकन तकनीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक उन तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।